वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि यह छोटा लड़का असल में क्या कर सकता है। जैसे ही वे टकराने वाले होते हैं, पुजारिन स्लेव मार्क स्पेल सक्रिय कर देती है, जिससे उन दोनों को रुकने पर मजबूर होना पड़ता है। यह जादू सिर्फ मंदिर द्वारा चिन्हित गुलामों पर काम करता है और उन दोनों पर जोरदार असर करता है। वे तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं। पुजारिन आगे बढ़ती है और बिना किसी झिझक के जेफायर को एक थप्पड़ मारती है। फिर उसका कॉलर पकड़कर वह उसे घसीटते हुए दूर ले जाती है और उसे लगभग मारे जाने के लिए डांटती है। जाते जाते वह नेट की ओर मुड़ती है और ठंडे लहजे में बताती है कि यह लड़का उसका है, जिसके साथ वह जो चाहे कर सकती है, और अगर उसने फिर कभी उसे परेशान करने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगी। एक एकांत जगह पर पहुंचकर वह आखिरकार सच्चाई बताती है कि नेड एक खतरनाक धोखेबाज आदमी है जो भेष बदला हुआ एक राक्षस है। उसके मुताबिक लड़ाई में उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। जिसने भी कोशिश की वह मारा गया। हालांकि जेफायर को उसकी बात उबाऊ लगती है, जिससे वह इतना गुस्सा हो जाती है कि वह उस पर चिल्लाती है और उसे याद दिलाती है कि वह उसकी आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन जैसे ही वह उसके चेहरे पर पहले लगे थप्पड़ से बना नीला निशान देखती है, उसका लहजा नरम पड़ जाता है। वह पछतावे के साथ उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जेफायर उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि जो हुआ वह लड़ाई नहीं, बस एक अभिवादन था। हालांकि अंदर ही अंदर वह जानता है कि नेड पूरी तैयारी के साथ आया था और जानबूझकर लड़ाई भड़काने आया था। ज्यादा कुछ कहे बिना जेफायर मुड़ता है और लैब की ओर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वह चुपचाप पुजारिन से उपकार करने को कहता है। इसी बीच मंदिर के मैदान में वापस आकर नेड अपने कपड़ों से धूल झाड़ता है और अभी भी स्लेव मार्क स्पेल की जोरदार तीव्रता को महसूस कर रहा होता है। नेड शुरू से ही मंदिर का गुलाम नहीं था। यह उसके मालिक का आदेश था जिसने उसे वहां रखा था, लेकिन उसे हमेशा मंदिर और उसके लोगों से नफरत महसूस हुई है। फिर भी उसने आदेशों का पालन किया, भले ही वे उसे घिनौने लगे। हालांकि नेड तब चौंक गया जब उसके मालिक ने खुलासा किया कि पुजारी बनकर मंदिर में घुसपैठ करने वाले 2 राक्षस प्रभु के उपासकों को मार दिया गया है। बाकियों को कड़ी निगरानी के कारण छिपना पड़ा। मंदिर में घुसने का उनका एकमात्र रास्ता स्लेव मार्क के जरिए था। मालिक ने समझाया था कि प्रकाश के पुजारी चिन्हित गुलामों पर कड़ी नजर नहीं रखते, क्योंकि वे मानते थे कि उन्हें नियंत्रित करना आसान है। इसलिए उसने नेड को मंदिर के गुलाम का नाटक जारी रखने, प्रकाश के मंदिर में घुसपैठ करने और रेड डंजन से इनाम चुराने का आदेश दिया। नेड बिना किसी झिझक के मान गया। अब वर्तमान में नेड जानता है कि उन्होंने स्लेव मार्क को बेअसर करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, और उसे विश्वास है कि प्रकाश के पुजारियों को इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मंदिर कमजोर नहीं पड़ जाता और पुजारी घुटनों पर नहीं आ जाते। दूर एक टूटी फूटी किलेबंदी में डाकुओं का एक समूह अपनी बाड़ की मरम्मत कर रहा है। उनमें से एक बाकियों को खाने के लिए बुलाता है और धीरे धीरे मजदूर एक टूटी फूटी लकड़ी की मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, एक साधारण सा भोजन साझा करते हैं और अपनी गरीबी और इस बारे में बात करते हैं कि वे मंदिर की सुरक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ रही है। जब वे खाना खा रहे होते हैं तो टावर का गार्ड मंदिर की तरफ से किसी को आते हुए देखता है। वह साहौक है। किले में घुसते ही वह सबसे पहले पूछता है कि वहां कितने लोग रहते हैं। एक मजदूर घबराकर 50 जवाब देता है। यह संख्या साहौक के चेहरे पर एक सन की मुस्कान ला देती है। बिना किसी चेतावनी के वह एक अजीब बांसुरी जैसा उपकरण उठाता है और एक डरावनी धुन बजाता है। जवाब में जमीन से एक भयानक राक्षस निकलता है जो मजदूरों को बेरहमी से छेद डालता है। यह साहौक की नई शक्ति है जो बेकाबू और डरावनी है। इसके साथ उसे यकीन है कि वह लड़का अब उसे कभी शर्मिंदा नहीं कर पाएगा। जैसे ही साहौक अपनी विकृत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर पागलपन की तरह हंसता है, वह प्राणी किले में तांडव मचाता है, बाकी बचे मजदूरों को एक एक करके बेरहमी से चबा जाता है। इसी बीच प्रकाश के मंदिर में अब रात हो चुकी है और जेफायर प्रयोगशाला में रानी मकड़ी के जहर से भरे तत्वों को मिला और उबाल रहा है। उसका मकसद एक जानलेवा मिश्रण बनाना है जिसे वह जहरों का राजा कहता है। इसके लिए उसने पुजारिन का कमरा ले लिया है, यह सोचते हुए कि नेड का कोई छोटा मोटा चमचा आकर उसके काम को खराब कर सकता है। हालांकि पुजारिन ने पहले आपत्ति जताई थी, वह उसे जगह देने के लिए मनाने में कामयाब रहा। जब वह उसके ब्लूप्रिंट को देखती है तो उसके चेहरे पर भ्रम छा जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि वह क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच जेफायर आर्किनवुड के एक लट्ठे पर सटीक रेखाएं खींचता है और फिर उसे अपने माना युक्त मुट्ठी से तोड़ देता है।
बड़े टुकड़े टूटकर अलग हो जाते हैं और पीछे एक जैसी कई छोटी छड़ियां बचती हैं। यह देखकर पुजारिन हैरान और भ्रमित दोनों हो जाती है। इसलिए जेफायर बताता है कि ये सुइयां हैं जो पूर्वी चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली सुइयों की जैसी हैं। उसकी योजना उनके सिरों को जहर में डुबोकर 10 मिनट के लिए छोड़ने की है। उसके अनुसार एक बार तैयार होने पर ये सुइयां कम से कम प्रयास से किसी भी प्राणी को मार सकती हैं। हालांकि किसी ने कभी सोचा नहीं था कि राक्षस प्रभु के हमले के बाद उन्हें जहरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, खासकर इसलिए क्योंकि देवताओं ने उन्हें छोड़ दिया था। इसी विचार के साथ जेफायर अपने शरीर में जहर वाली सुइयां डालना शुरू कर देता है। लगभग तुरंत ही जहर उसकी नसों में फैलना शुरू हो जाता है, जिससे वह दर्द से कांपने लगता है। पुजारिन घबराकर उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन वह उसे रोकने के लिए हाथ उठाता है। उसे याद आता है कि जेफायर ने उसे पहले क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं है, और जब वह इशारा करे तो बस उसके लिए एक काम करना है। हालांकि वह अभी भी निश्चित नहीं है कि उसका असली इरादा क्या है, लेकिन जेफायर साफ है कि वह खुद को अपग्रेड करना चाहता है। वह जानता है कि सही परिस्थितियों में दो जहर एक दूसरे के असर को खत्म कर सकते हैं और एक दवा या यहाँ तक कि एक पोषण में बदल सकते हैं जो किसी के स्टेट्स को बढ़ा सकता है। हालांकि चुनौती इस बात में है कि वह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक, अस्थिर और अप्रत्याशित जहरों के साथ काम कर रहा है। दर्द जेफायर के शरीर को उसकी आखिरी हद तक धकेल देता है, लेकिन वह जानता है कि आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है। वह अपनी माना को केंद्रित करता है, प्रवाह को आंतरिक चोटों को नियंत्रित करने और संभावित रूप से अपने लेवल को बढ़ाने के लिए निर्देशित करता है। इसके साथ वह यह परीक्षण कर रहा है कि क्या यह तकनीक उसे ठीक करेगी या क्या यह उसके शरीर को एक नाजुक शीशे की तरह तोड़ देगी। फिर भी जेफायर जानता है कि यह दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो राक्षस प्रभु ने एक बार उसे दिया था। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, माना का प्रवाह स्थिर हो जाता है। उसकी नसें अपना काला रंग खोने लगती हैं और अपने सामान्य रंग में लौट आती हैं। यह बदलाव पुजारिन को अचंभित कर देता है, लेकिन उसे याद आता है कि जेफायर ने उसे पहले क्या कहा था कि जब वह इशारा करे तो उसे आखिरी जहरीली सुई उसके सिर में डालनी होगी। वह पल आ जाता है और हालांकि वह घबराई हुई है, वह कांपते हाथों से सुई को अंदर चुभाकर उसके आदेश का पालन करती है। कई घंटों बाद प्रकाश के मंदिर के चारों ओर के गहरे जंगलों में स्लेव मार्ग से एक किरण आकाश में फूट पड़ती है जो उसे एक चमक के साथ रोशन कर देती है। जमीन पर शिकारी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, जिससे अराजकता फैल जाती है। राक्षसी शुतुरमुर्गों की भगदड़ उनका पीछा कर रही होती है और वे निराशा में चिल्लाते हैं। रिकॉन टीम को घोंसलों की संख्या गलत बताने के लिए कोसते हैं। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही रीइंफोर्समेंट मदद के लिए एक फ्लेयर जला दी थी, लेकिन भगदड़ किसी भी अनुमान से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। जैसे ही शिकारी बहस कर रहे होते हैं, वे प्राणी उन्हें पकड़ लेते हैं और एक एक करके समूह को चीर डालते हैं। लीडर आखिरी बचा होता है और वह जानता है कि मंदिर अभी भी कम से कम 20 मिनट दूर है और स्थिति बहुत खराब दिख रही है। वह हांफता है और जमीन पर गिर जाता है, देखता है कि एक विशाल शुतुरमुर्ग अपनी नुकीली चोंच के साथ उस पर झपटने को तैयार है। लेकिन जैसे ही राक्षस झपटता है, एक शक्तिशाली कटार हवा में से निकलती है जो उस प्राणी की गर्दन को भेद देती है। वह जानवर बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर लीडर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन उसका सदमा तब और बढ़ जाता है जब जेफायर जोरदार धमक के साथ जमीन पर गिरता है। जैसे ही वह उतरता है, सभी राक्षसी शुतुरमुर्ग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अपनी नई बढ़ी हुई ताकत के साथ वह उन्हें आसानी से काबू कर लेता है। उस झुंड को ऐसे चीरता है जैसे वे केएफसी की एक बाल्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। वह क्रूर सटीकता के साथ उनकी गर्दनों को निशाना बनाता है और एक ही शक्तिशाली माना विस्फोट के साथ वह कई प्रोजेक्टाइल गोले फेंकता है जो हर प्राणी के गले पर सटीक वार करते हैं और उन्हें तुरंत मार देते हैं। लीडर जमा हुआ खड़ा रहता है, यह समझ नहीं पाता कि एक अकेला व्यक्ति, चाहे वह मंदिर से आई मदद हो या नहीं, यह सब अकेले कैसे कर सकता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जेफायर राक्षस के घोंसले का ठिकाना पूछता है। अभी भी अविश्वास में डूबा हुआ लीडर उसे वह जगह बता देता है। बिना एक शब्द कहे जेफायर एक ही छलांग में गायब हो जाता है। पीछे एक जबरदस्त औरा और विस्मय और हीनता का एक भारी एहसास छोड़ जाता है जो शिकारी कप्तान पर छा जाता है। हालांकि लीडर को तुरंत पछतावा होता है कि उसने जेफायर को एक महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी कि वह घोंसला बेहद खतरनाक है। जैसे ही वह चुपचाप अपनी इस गलती के लिए खुद को कोस रहा होता है, जंगल में अचानक एक विस्फोट की आवाज गूंजती है, जिसके बाद लगातार कई विस्फोटित धमाके होते हैं और जमीन में गहरी दरारें पड़ जाती हैं।
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब जेफायर कुछ ही पलों बाद छाया से निकलता है और अपने पीछे बॉस मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर घसीट रहा होता है। उसने अभी अभी जो भीषण लड़ाई लड़ी थी, इसके बावजूद वह शांत, लगभग सहज दिख रहा होता है। उसके शरीर में दौड़ रही जहर वाली सुइयों ने उसकी ताकत को दोगुना कर दिया है और दर्द को कम कर दिया है। लेकिन जेफायर जानता है कि उसकी अगली चुनौती गियर्स है। उसे नए उपकरणों की जरूरत है, हालांकि पहले उन्हें बनाने या हासिल करने की जगह ढूंढनी होगी। जैसे ही वह अपनी अगली चाल पर विचार करता है, वह हरे रंग का फ्लेयर फायर करता है, यह संकेत देते हुए कि आपातकाल को संभाल लिया गया है। इसी बीच डंजन की अंधेरी गहराइयों में दूर साहॉक अपना क्रूर वध जारी रखता है, उस पल का इंतजार करता है जब वह और जेफायर फिर से मिलेंगे। कुछ दिनों बाद मटियस, जो वरिष्ठ इंक्विजिटर है, और लूशियस, जो मंदिर के शूरवीरों का कमांडर है, हालिया खबर पर चर्चा करते हैं कि एक गुलाम ने कथित तौर पर राक्षसी शुतुरमुर्गों के एक झुंड को हरा दिया, जिसमें उनका 100 फीट ऊंचा लीडर भी शामिल था। उन्हें संदेह है कि यह आगामी रेड में शामिल होने की उम्मीद में अपनी क्षमताओं को दिखाने का जानबूझकर किया गया प्रयास हो सकता है। यह सुनकर मटियस गुलाम से पूछताछ करने का सुझाव देता है, लेकिन लूशियस अभी मना कर देता है। इंक्विजिटर इस चिंता में विरोध करता है कि गुलाम राक्षस प्रभु का उपासक हो सकता है और मिशन में बाधा डाल सकता है। हालांकि लूशियस उसे एक अलग रणनीति का प्रस्ताव देकर हैरान कर देता है, ऐसे व्यक्तियों को रेड में साथ ले जाना और उन्हें कहीं और समस्या पैदा करने का जोखिम उठाने की बजाय वहीं उनसे निपटना। हालांकि वे 20 से अधिक वर्षों से दोस्त रहे हैं, मटियस इस विचार से असहमत है, लेकिन कमांडर के पास उसे और शामिल करने का एक कारण है। वह मटियस को टावर के बेसमेंट में ले जाता है। जब वह एक बड़ा सीलबंद दरवाजा खोलता है तो माइकल के महान स्वर्गीय भाले और ढाल को देखकर मटियस चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसने ऐसी रिलीक्स, पुराने अवशेषों के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था। कमांडर मटियस को आश्वासन देता है कि इन हथियारों के साथ उनके पास 10 लंबे वर्षों के बाद आखिरकार डंजन को साफ करने का एक वास्तविक मौका है। एक आत्मविश्वासी भाव के साथ वह जोड़ता है कि इस बार वह रेड के दौरान लगभग अजय होगा। अगली सुबह गुलामों के कमरों में जेफायर की शिकार टीम के साथ ही एक थकाऊ ट्रेनिंग सेशन खत्म करते हैं। हाल ही में ट्रेनिंग एरिया में इतनी भीड़ देखकर वे थोड़े हैरान होते हैं। माँ को बताता है कि ये वे गुलाम हैं जो रेड में जगह पाने की उम्मीद कर रहे हैं। अफवाह है कि 2 या 3 पद अभी भी खाली हो सकते हैं। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, पुजारिन अचानक उनके कमरे से बाहर निकलती है और उनके पास से गुजरती है। समूह तुरंत सम्मान में झुक जाता है। उसके गुजर जाने के बाद उनमें से कुछ चुपचाप सोचते हैं कि वह उनके क्वार्टर में क्या कर रही थी। जल्द ही समूह का सबसे बुरा संदेह तब पक्का हो जाता है जब वे जेफायर को अपने कमरे में एक सुनहरी अंगूठी पहने हुए देखते हैं। वे अविश्वास में घूरते हैं, अनिश्चित है कि वह पुजारिन से ऐसी चीज कैसे हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि जेफायर इसे हल्के में टाल देता है। अंदरूनी तौर पर वह जानता है कि यह अंगूठी कोई साधारण एक्सेसरी नहीं है। यह शुद्धिकरण की अंगूठी है, एक ऐसी वस्तु जो मानव प्रवाह को बढ़ाती है और जादुई बचाव को बेहतर करती है। पुजारिन ने उसे यह उसके अपग्रेड सेशन के बाद दी थी, यह दावा करते हुए कि उसके पास ऐसी और चीजें हैं जो उसके स्टेट्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। इस इशारे ने जेफायर को यह संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि वह पैसे से प्रेरित है। इसी बीच पुजारिन अपने कमरे की ओर चलती है, विचारों में खोई हुई है। वह फानी के बारे में सोच रही है, जो अब खत्म हो चुका हथियारों का गिल्ड था, जो अपने स्टेट्स को बढ़ाने और लक्ष्यों को खत्म करने के लिए जहर का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था। जेफायर का शिकार में बढ़ता कौशल और उसके जहर आधारित अपग्रेड उसे सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वह उस गिल्ड का पूर्व सदस्य हो सकता है। उसे याद आता है कि आंतरिक संघर्ष के कारण गिल्ड सालों पहले टूट गया था, लेकिन अफवाहें बनी हुई हैं कि अमीर लोग अभी भी उनके जहर या बचे हुए सदस्यों की तलाश कर रहे हैं। वह जेफायर को अपने पास रखकर मुनाफा कमाने की संभावना पर विचार करती है। अगर वह उसे ठीक से लैस करती है तो वह अच्छी कीमत ला सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे उसके लिए सही गियर ढूंढना होगा। जेफायर उसके विचारों को भांपकर हैरान होता है कि वह इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि वह हथियारों के समूह का हिस्सा हो सकता है। फिर भी वह इसमें एक फायदा देखता है कि अगर वह यह अफवाह फैलाती है तो शायद उसका निशाना, इंटेंडेड टारगेट, अंततः उसे ढूंढते हुए आएगा। शिकार टीम के पास आकर गोटे पसीना पसीना हो रहा है कि जेफायर को वह आजी मिल गया क्योंकि वह उस पुजारिन से अंगूठी लेने में कामयाब रहा। बाकी लोग भी सहमत हैं, लेकिन जैसे ही जेफायर उनसे डंजन के बारे में बात करने की तैयारी करता है, कोई अचानक दरवाजा जोर से पटकता है।
डेल जांच करता है और उसे एक चाकू से चिपका हुआ एक नोट मिलता है। यह तुरंत निकलने और स्थिति की रिपोर्ट करने का एक आधिकारिक आदेश है। समूह इस बात को लेकर भ्रमित है कि कोई आधिकारिक दस्तावेज इतने अजीब तरीके से क्यों देगा, खासकर वह जिस पर शिकार टीम की मुहर लगी हो। जेफायर भी देखता है और तुरंत लिखावट को पहचान लेता है। यह नेट की है। यह महसूस करके वह उत्साहित हो जाता है, इसे एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में देखता है। बिना समय बर्बाद किए जेफायर बाहर निकलता है और जंगलों में तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है, आगामी रेड के बारे में सोचते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। यह रेड कोई सामान्य मिशन नहीं है। यह गिरी हुई राजकुमारी के मकबरे में होगा, जो एक प्राचीन साम्राज्य द्वारा छोड़ा गया एक विशाल खंडहर है। इसे जीतना बेहद मुश्किल माना जाता है। 10 से अधिक वर्षों के प्रयासों में कोई भी बॉस रूम तक नहीं पहुंचा है। रेड के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को या तो एक पुजारी को सौंपा गया गुलाम होना चाहिए या एक शिकार टीम का शीर्ष रैंकिंग सदस्य होना चाहिए। जेफायर जानता है कि उसकी मौजूदा टीम समय पर शीर्ष रैंक तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वह नेट पर निर्भर रहने की योजना बनाता है। मटियस के सीधे अधीन एक गुलाम के तौर पर नेट में किसी को शामिल कराने का प्रभाव है। जेफायर को उम्मीद है कि वह उससे एक सिफारिश हासिल कर लेगा। उसे विश्वास है कि नेड वैसे भी उसे परखना चाहता है, शायद उसे राक्षस प्रभु द्वारा भेजा गया एक सहयोगी भी मान रहा हो। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आते हैं, जेफायर पहाड़ी रास्तों से तेजी से आगे बढ़ता है जब तक कि वह एक वॉच टावर को तोड़ता हुआ नहीं निकल जाता। जैसे ही धूल बैठती है, एक जानी पहचानी आवाज उसे बुलाती है और वह तुरंत पहचान लेता है कि यह साहौक है। वह रुकता है और साहौक को घर जाने को कहता है, स्पष्ट रूप से हैरान है कि वह वहाँ क्यों है। बदसूरत साहौक एक शैतानी मुस्कान देता है, दावा करता है कि वह पिछले कुछ दिनों से उसके लिए काफी हॉनी महसूस कर रहा है। जेफायर के वहां भ्रमित खड़े रहने पर साहौक अचानक एक चाकू निकालता है, कुछ नई शक्ति दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जेफायर उसके पास से एक झटके में गुजरता है और एक ही बार से उसे जमीन पर गिरा देता है। वह नाराज होता है क्योंकि नेट कुछ छिपा रहा है, खासकर अगर वह खुद आने के बजाय साहौक जैसे किसी को भेज रहा है। यह सोचते हुए कि वह आसपास हो सकता है, जेफायर आवाज लगाता है, लेकिन किसी भी जवाब के बजाय साहौक फिर से हिलना शुरू कर देता है। वह एक अप्राकृतिक तरीके से जमीन से उठता है, पागलपन की तरह हंसता है। उसके लबादे के नीचे से एक चिपचिपा प्राणी निकलने लगता है। बिना किसी झिझक के साहौक एक बांसुरी निकालता है और उसे बजाना शुरू कर देता है, जिससे वह चिपचिपा पदार्थ उसे हवा में उठाता है और एक विशाल राक्षस जैसे भयानक रूप में बदल जाता है। साहौक पूरी तरह से बेकाबू होकर पागलों की तरह चिल्लाता है, जेफायर को कोसता है और उसकी मौत को धीमा और दर्दनाक बनाने की कसम खाता है। जैसे ही वह प्राणी पूरी तरह से बन जाता है, साहौक समय बर्बाद नहीं करता और हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से जेफायर हिचकिचाता है और वह वार उसे एक पहाड़ के किनारे से टकराते हुए दूर फेंक देता है। हालांकि इससे पहले कि साहौक आगे प्रतिक्रिया कर पाता, एक ऊर्जा किरण राक्षस के अंगों को पिघला देती है और जेफायर अनहार्म्ड, जख्म रहित और तैयार होकर फिर से प्रकट होता है। लड़का तुरंत उस प्राणी को राक्षस प्रभु के उपासकों द्वारा बनाया गया एक जैविक हथियार के रूप में पहचान लेता है। यह एक अंडे के रूप में शुरू होता है, फिर साहौक द्वारा इस्तेमाल किए गए ओकारिना जैसे एक सम्मोहक उपकरण से सक्रिय होने पर फूटता है। ओकारिना उपयोगकर्ता को राक्षस के भ्रष्टाचार आभा, करप्शन ऑरा से भी बचाता है। इस राक्षस का अपना कोई दिमाग नहीं है, इसकी भूख अस्थिर है और यह हर उस इंसान को खाने के साथ मजबूत होता जाता है, खासकर उन्हें जिनके पास माना होता है। इससे शारीरिक हमले लगभग बेकार हो जाते हैं। जैसे ही जेफायर स्थिति का विश्लेषण करता है, वह प्राणी उसे पकड़ लेता है और अपने अंगों से लपेट लेता है। इससे उसे भ्रष्टाचार आभा याद आती है, जो इस राक्षस के किसी को छूते ही सक्रिय हो जाती है। एक बार संक्रमित होने पर पीड़ित का दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है, जब तक कि वे हिंसक और अस्थिर नहीं हो जाते, अक्सर अपने ही सहयोगियों के खिलाफ हो जाते हैं। यह प्राणी राक्षस प्रभु की उन रचनाओं में से एक है जिसे विशेष रूप से मनुष्यों का सफाया करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही जेफायर राक्षस की पकड़ में फंस जाता है, साहौक बेकाबू होकर हंसने लगता है, आत्मविश्वास से दावा करता है कि जेफायर का दिमाग अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन हमारे लड़के के पास मम्मी की अंगूठी है, एक ऐसा अवशेष जिसमें श्राप हटाने की क्षमता है। यह सक्रिय हो जाता है और उसके चारों ओर के राक्षस को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। साहौक को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना जेफायर उसकी गर्दन पकड़ लेता है।
उसे वहीं पकड़े हुए वह उस समय के बारे में चिल्लाता है जब वह अभी भी लोगों को बचाने की परवाह करता था, तब भी जब उसके आसपास की दुनिया निराशाजनक लगती थी। वह अक्सर सोचता था कि क्या चीजें अलग हो सकती थी अगर वह ऐसे इंसानों के बीच पला बढ़ा होता जो वास्तव में एक साथ खड़े होते और जानते थे कि कैसे लड़ना है। शायद तब उसके करीबी लोग अभी भी जिंदा होते। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में दौड़ते हैं, साहब जेफायर के ठंडे शब्दों से घबराकर पसीना बहाने लगता है। हमारे लड़के ने इस तथ्य से समझौता कर लिया है कि वह लोगों को मौके देने को तैयार है, लेकिन साहब जैसे किसी को नहीं, जिसने सैकड़ों निर्दोष लोगों को इस राक्षस को खिलाया और फिर भी और चाहता था। गुस्सा बढ़ने के साथ जेफायर अपनी सारी माना को अपनी मुट्ठी में केंद्रित करता है और उसे साहब के पेट में मारता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक क्रूर मुक्का मारता है जो उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। फिर बिना रुके जेफायर अंतिम वार की तैयारी शुरू कर देता है। ईस्ट ड्रैगन की दहाड़ एक शक्तिशाली तकनीक जो उसके वार के माध्यम से बिजली प्रवाहित करती है। अपनी हथेली में माना इकट्ठा करके वह पूरी ताकत से हमला जारी करता है। साहब को बिजली चार्ज वाले वार की बौछार से मारता है। हमला साहब को इतना पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है कि जेफायर भी परिणाम से थोड़ा असहज महसूस करता है। फिर भी वह परिणाम से संतुष्ट है। उसके बाद वह बांसुरी उठाता है, यह जानते हुए कि राक्षस को अकेले शारीरिक हमलों से नहीं मारा जा सकता है और उसे मूल तत्वों के जादू की जरूरत है। वह उसे बजाना शुरू कर देता है। वह जानता है कि प्राणी को एक ही सटीक वार से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा माना का उपयोग न करने के बारे में भी सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे ही जेफायर बांसुरी पर विनाश कोड बजाता है, जादुई धुनें राक्षस को एक साथ पकड़े हुए बंधन को खोलना शुरू कर देती हैं। उसी पल नेट पास में उतरता है और जेफायर को एक ऐसी धुन बजाते हुए सुनकर हैरान होता है जो केवल राक्षस प्रभु के उपासकों को ही पता होती है। जेफायर उसे नोटिस करता है और तुरंत समझ जाता है कि वह सही था। नेड उसे ढूंढने आया है। वह इस पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वह समझता है कि उसे विश्वास दिलाना होगा कि वह वास्तव में उन्हीं में से एक है। जैसे ही वह सोचता है, उसे वह आदमी याद आता है जिसने कभी उसे प्रशिक्षित किया था, वही व्यक्ति जिसे वह बचाने में विफल रहा था। इस बार वह उस कर्ज को चुकाना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह जानता है कि उसे नेट के करीब जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब जेफायर विचारों में खोया होता है, नेट अपनी तलवार निकालता है। जेफायर को लड़ते हुए देखकर उसे यकीन हो गया है कि उसे जिंदा छोड़ना बहुत खतरनाक है। वह अपनी चमकती हुई तलवार के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी हैरानी के लिए उसके वार में से कोई भी नहीं लगता क्योंकि जेफायर आसानी से सभी को चकमा दे देता है। नेट तुरंत खतरे को पहचानता है और आने वाले जवाबी हमले को रोकने के लिए घूमता है। पीछे से उसकी ओर 3 पत्थर उड़ते हुए आते हैं और वह उन्हें ठीक समय पर हटाने में कामयाब होता है। ब्लॉक करते समय भी वह जेफायर की गति और सटीकता पर ध्यान देता है। ये ऐसे कौशल हैं जो केवल उसके मालिक और कुछ चुनिंदा योद्धाओं के पास हैं। चुनौती मिलने पर जेफायर निहत्थे लड़ने की पेशकश करके दांव बढ़ाता है। उस पल में फंसकर नेट सहमत हो जाता है। अब वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, सीधे टकराव के लिए तैयार होकर। हाथों में बिजली चमक रही है और वे एक जैसे युद्ध की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। नेट हमला करने वाला पहला होता है जो बिजली से भरा हथेली का हमला करता है। हालांकि जेफायर शांत रहता है। वह फ्लोटिंग क्लाउड तकनीक को केंद्रित करता है जो नेट के समान ही एक विद्युत आवेश उत्सर्जित करती है। दोनों बल एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं और हमला संपर्क में आते ही बेअसर हो जाता है। नेट स्पष्ट रूप से स्तब्ध है। इस तरह बिजली वाले हथेली को रोकना रक्षात्मक बिजली की एक उच्च मात्रा को केंद्रित करने की मांग करता है ताकि हमला वापस उछल जाए। अगर थोड़ी भी कम होती है तो वह टूटकर घुस जाता है। इसके अलावा बचाव करने वाले को एकदम सही समय पर प्रतिक्रिया देनी होती है। जेफायर को इसे सहजता से करते हुए देखकर नेट को एहसास होता है कि यह सिर्फ कोई प्रतिभाशाली लड़ाका नहीं है। वह ऐसी तकनीकें जानता है जिनमें दुनिया में केवल कुछ ही लोगों ने महारत हासिल की है। अब तक केवल नेड और उसके भाई ने ही उस विशिष्ट काउंटर का सफलतापूर्वक उपयोग किया था जो ड्रैगन किंग की गुप्त मार्शल आर्ट का एक उन्नत रूप है। यह तकनीक मूल रूप से जिनरियांग की थी, जो एक उच्च पदस्थ राक्षस प्रभु उपासक था जिसने ड्रैगन किंग की छिपी हुई कलाओं में महारत हासिल करके और उन्हें संरक्षित करके सत्ता हासिल की थी। उसके कई शिष्यों में से केवल 2 को ही सच्चे रहस्य सिखाए गए थे, उसका अपना बेटा और खुद नेड। जिनयांग ने ड्रैगन किंग की तकनीकों को फैलने से रोकने के लिए केवल उन 2 को ही प्रशिक्षित किया था। इसलिए वर्तमान में नेड को विश्वास करने में कठिनाई हो रही है कि उसने अभी अभी क्या देखा।
इस अनजान लड़के ने न केवल इस तकनीक का इस्तेमाल किया है, बल्कि उसने उनके पवित्र जैविक हथियार को भी नष्ट कर दिया है, एक ऐसा राक्षस जिसे आगामी रेड के लिए सावधानी से तैयार किया गया था। अब नेड निश्चित नहीं है कि जेफायर वास्तव में कौन है या वह यहाँ क्यों है। जेफायर उसके भाव में आए बदलाव को पकड़ लेता है और तुरंत मौके का फायदा उठाता है। शांति से वह झूठ बोलता है, दावा करता है कि अगर नेड मानता है कि केवल 2 ही शिष्य थे तो उसे अंधेरे में रखा गया है। लड़का उसे अंगूठी दिखाता है और सवाल उठाता है कि अगर ड्रैगन किंग की कला इतनी गोपनीय है तो क्या होगा अगर शिष्यों में से कोई एक मर जाए। यह बात नेड को लगती है। अगर कोई भी शिष्य मारा जाता है तो मार्शल आर्ट खत्म हो जाएगी। उनके मालिक के पास किसी नए को प्रशिक्षित करने का समय नहीं होगा। यह एहसास धीरे धीरे बैठ जाता है। शायद वास्तव में एक तीसरा शिष्य था, एक छिपा हुआ बैकअप जिसे विरासत को बनाए रखने के लिए गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया था। जब नेड अभी भी इस विचार को संसाधित कर रहा होता है, जेफायर आगे बढ़ता है और खुद को शैडो शिष्य के रूप में पेश करता है, वह जिसे नेड की मृत्यु पर उसे बदलने के लिए गोपनीयता से प्रशिक्षित किया गया था। झूठ बोलने में तो खून स्वाभाविक है। शैडो शिष्य अनौपचारिक उत्तराधिकारी होते हैं जिन्हें आपात स्थिति में मार्शल आर्ट तकनीक को संरक्षित करने के लिए गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अगर मुख्य उत्तराधिकारियों को कुछ होता है तो शैडो शिष्य कदम रखता है। हालांकि एक बार जब आधिकारिक उत्तराधिकारी सुरक्षित रूप से अपने मालिक का पद विरासत में ले लेते हैं तो शैडो शिष्य को अवसर खत्म कर दिया जाता है। उन्हें जिंदा रखना एक जोखिम पैदा करता है क्योंकि उनका अस्तित्व ही भविष्य में संघर्ष को न्योता दे सकता है। हालांकि अभी जेफायर यह सब मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। वह जानता है कि असली शैडो शिष्य रेड खत्म होने के बाद ही आएगा। ऑल्टर और उसके साथी फिलहाल उसे रोके हुए हैं। ऑल्टर के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा मुस्कुराता है। उसकी कल्पना करता है कि वह अजीब कामों में फंस गई है। फिलहाल के लिए वह स्थिति का पूरा फायदा उठाने का फैसला करता है। नेड अभी भी कुछ हद तक संदिग्ध है, खुलासा करता है कि उसने पहले ही अपने मालिक से पुष्टि कर ली है और उसे बताया गया था कि कोई शिष्य नहीं भेजा गया है। इसका मतलब है कि जेफायर झूठ बोल रहा है, लेकिन सच्चाई में नेड ने अपने मालिक से बिल्कुल संपर्क नहीं किया है। वह जानता है कि अगर वह कोशिश करता है तो वह जेफायर के ब्लफ झांसी को बेनकाब कर सकता है और मामले को खुद संभालने का मौका खो सकता है। नेड ने पहले ही फैसला कर लिया है कि अगर जेफायर कुछ भी संदिग्ध करता है तो वह बिना किसी झिझक के उसे मार देगा। हमारा लड़का इस तनाव को महसूस करते हुए झूठ को और मजबूत करता है। वह दावा करता है कि उसे चुपचाप रेड पार्टी में शामिल होने और कुछ भी गलत होने पर नेड की जगह लेने का एक गुप्त आदेश दिया गया था। वह नेड के ड्रैगन हार्ट को वापस लाने और भागने के मिशन का भी हवाला देता है। ड्रैगन हार्ट एक शक्तिशाली जादुई कोर है जो एक ड्रैगन की छाती के अंदर पाया जाता है। यह अपार शक्ति प्रदान करता है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। एक गिरी हुई राजकुमारी के मकबरे में गहराई में दफन है, वही डंजन जहां आगामी रेड होने वाली है। जेफायर जानता है कि नेड की बेजोड़ गति उसे पत्थर के साथ भागने का सबसे अच्छा मौका देती है, लेकिन वह साहसपूर्वक दावा करता है कि वह यह काम बेहतर ढंग से कर सकता है। वह नेड के गुस्से को और बढ़ाता है ये कहकर कि उसके पास चर्चा करने के लिए कुछ व्यक्तिगत है। जैसे ही नेड अपना जबड़ा भींचता है, लड़का थोड़ा झुकता है और चुपचाप कहता है कि वह ब्लड टियर के बारे में बात करना चाहता है। इसका उल्लेख उसके चेहरे पर एक काला भाव ला देता है, क्योंकि यह उसके परिवार के चोरी हुए खजानों में से एक है जिसके बारे में केवल वह और उसका मालिक जानते हैं। घबराकर नेड उससे पूछता है कि क्या वह इसके बारे में और जानता है। हालांकि जेफायर पहले रेड में शामिल होने का अनुरोध करता है। कोई और विकल्प न होने पर नेड सहमत होता है और उसे उसका पीछा करने को कहता है। वह लड़के को मंदिर के पास एक छोड़ी हुई इमारत में ले जाता है और उसे अन्य सदस्यों से ऐसे व्यक्ति के रूप में मिलवाता है जिसे उनके मालिक ने भेजा है। मटियस, जो वहां भी मौजूद है, नए सदस्य को देखकर उत्साहित हो जाता है और तुरंत अपनी योजना समझाना शुरू कर देता है। उसके अनुसार रेड के सभी सदस्य विभिन्न स्थानों से इकट्ठा हुए राक्षस प्रभु के उपासक हैं। वह जेफायर को ऑपरेशन के विवरणों के बारे में फिर से बताता है। जेफायर राक्षस प्रभु के उपासकों के बारे में और जानने को उत्सुक है। यह जानकर हैरान होता है कि सभी 40 सदस्य उपासक हैं। ये व्यक्ति एक खुली निकाय बनाते हैं जिन्हें विशेष रूप से कठिन मिशनों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। समूह की ताकत के बावजूद लड़का इस बात को लेकर भ्रमित रहता है कि इतने सक्षम लोग राक्षस प्रभु की पूजा करना क्यों चुनेंगे। इसी बीच नेड चुपचाप स्थिति पर विचार करता है।
वह सोचता है कि क्या उनके मालिक ने जेफायर को कुछ ऐसे रहस्य बता दिए होंगे जिनके बारे में केवल उन्हें ही पता होना चाहिए था। एक पल के लिए उसके दिमाग में संदेह आता है, यह कल्पना करते हुए कि मालिक जेफायर पर उससे ज्यादा भरोसा कर सकता है। हालांकि नेड जल्दी से इस विचार को खारिज कर देता है, खुद को मालिक के उस वादे की याद दिलाता है कि अगर वह खुद को उपयोगी साबित करता है तो वह उसे बदला लेने में मदद करेगा। यह वादा नेड के प्रयासों को प्रेरित करता रहता है। वह अपने मालिक की मंजूरी हासिल करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। फिर भी एक चीज उसे परेशान करती रहती है, वह खुद शैडो शिष्य। नेड इस संभावना पर विचार करता है कि शैडो शिष्य शायद बस नेड के मरने का इंतजार कर रहा हो ताकि वह उसकी जगह ले सके, या इससे भी बुरा, वह खुद नेड को मारने की योजना बना रहा हो। जब नेड चुप्पी में सोच रहा होता है, मटियस ऑपरेशन ब्रीफिंग खत्म करता है और टीम को 2 समूहों में विभाजित करता है। को नेड की रक्षा के लिए सौंपा गया है और दूसरे को नाइट कमांडर लूशियस को खत्म करने का काम सौंपा गया है। बिना समय बर्बाद किए नेड जेफायर से संपर्क करता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। वह उसे अपने पास रखना चाहता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उसे खत्म करना भी आसान हो जाएगा। निमंत्रण मिलने पर लड़का एक पल के लिए रुकता है। उसे याद आता है कि अपने पिछले जीवन में नेड बदला लेने की अपनी इच्छा से घिरा हुआ था। उस जुनून के कारण उसने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया था, जिसने अंततः उसे पतन की ओर धकेल दिया था। इसके बावजूद जेफायर को यह भी याद है कि नेड एक बेहद वफादार व्यक्ति रहा था। अगर वह उसे अपनी तरफ ला सका तो नेड एक शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए जेफायर उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। अपने पिछले जीवन में जेफायर इस तरह के रिश्तों से चूक गया था, ऐसे संबंध जो उसके रास्ते को बदल सकते थे। उसे याद आता है कि यह उन छूटे हुए अवसरों में से पहला था। उसे नेड का वह पागलपन भरा रूप अच्छी तरह याद है, जिसने कभी उसे ड्रैगन किंग स्टाइल मार्शल आर्ट सिखाई थी। अगले दिन रेड सदस्यों की सूची की घोषणा की जाती है, साथ ही इकट्ठा होने, प्रशिक्षित करने और लॉजिस्टिकल साजो सामान तैयारियों को संभालने के निर्देशों के साथ। जेफायर के लिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और वह जानता है कि उसे तैयार होने की जरूरत है। वह अपनी पूर्व टीम से विदा लेने का फैसला करता है। उनके लिए किए गए वादे के अनुसार 3 डंजन पहले ही साफ कर चुका है। टीम के सदस्य वास्तव में आभारी हैं और जेफायर उन्हें आश्वासन देता है कि यह प्रगति जल्द ही उनकी पदोन्नति की ओर ले जाएगी। जैसे ही विदाई जारी रहती है, डेल तेजी से घबराता जाता है। वह जेफायर को उसे भी साथ ले जाने के लिए कहना चाहता है, लेकिन खुद को बोल नहीं पाता है। उसे जेफायर के लक्ष्य आकर्षक लगते हैं, लेकिन वह मानता है कि वह और बाकी लोग अभी भी उसका पीछा करने के लिए बहुत कमजोर हैं। हालांकि डेल की हैरानी के लिए जेफायर उसे आश्वासन देता है कि अगर वह कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेता है तो एक समय आएगा जब वह उसके साथ जुड़ पाएगा। इससे डेल का मूड ठीक हो जाता है और हमारा लड़का कुछ ही देर बाद निकल जाता है। जेफायर जानता है कि अपने पिछले जीवन में इस समय तक उनमें से 2 पहले ही मर चुके थे। हालांकि वे अब भी जिंदा हैं, वह मानता है कि वे कमोबेश तबाह होने वाले हैं। 3 साल में राक्षस प्रभु को बुलाया जाएगा और उनमें से अधिकांश अपनी जान गंवा देंगे। इसलिए उसे यह सब रोकने के लिए ड्रैगन हार्ट की जरूरत है। इसके बाद जेफायर अपना गियर लेने के लिए पुजारिन के पास जाता है। हैरानी की बात यह है कि उसने ठीक वही सब तैयार किया है जो उसने मांगा था। उसने विशेष रूप से यह इसलिए मांगा क्योंकि वह जानता है कि रेड डंजन कंकालों से भरा होगा, जो नियमित तलवार के वार के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इसी कारण उन्हें तोड़ने के लिए कुंद हथियार आवश्यक हैं। उपकरणों का निरीक्षण करने के बाद जेफर सब कुछ खरीदने का फैसला करता है। हालांकि वह विशेष रूप से ट्वाइलाइट लॉन्ग सॉर्ड की ओर आकर्षित होता है। पुजारिन ने उस तलवार को केवल उसके अनुरोध पर हासिल किया था। हालांकि वह चिंतित रहती है, यह जानते हुए कि यह कंकालों के खिलाफ प्रभावी नहीं है। इस बीच जेफर खुद कालकोठरी के बारे में सोचता है कि कैसे 10 साल के प्रयास के बाद भी मंदिर इसे जीतने में विफल रहा। फिर भी अब डीमन लॉर्ड के उपासक भी इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। साथ ही रेड में हर कोई तकनीकी रूप से जेफर का दुश्मन है और नेड को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। वह जानता है कि अगर वह उसे जीतने में विफल रहा तो वे इस बार जानलेवा लड़ाई में समाप्त हो सकते हैं। जैसे ही वे अपनी चर्चा जारी रखते हैं, इगेलिया नामक एक इंचांटा आती है जो मंदिर की प्रयोगशाला के लिए जादूगरनी के रूप में काम करती है। इगेलिया वस्तुओं को माना और जादुई ऊर्जा से भरने में माहिर है। वह एक पवित्र प्रकाश मंत्र का उपयोग करके जेफर की वस्तुओं को पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा से भर देती है।
जादू पूरा होने के बाद वे इगेलिया को भुगतान करते हैं। ज़ेफर के आश्चर्य के लिए लागत काफी कम है। वह अपनी पुजारिन के साथ अपने खुद के कर्ज को निपटाने का फैसला करता है और नोट करता है कि उसने उसके पिछले ट्रेडों से कोई कमीशन नहीं लिया है। पुजारिन जवाब देती है कि वह बस एक दोस्त के रूप में उसकी मदद कर रही है। ज़ेफर उसे धन्यवाद देता है, फिर कैजुअली खुलासा करता है कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। इसकी भरपाई के लिए वह अपने बनाए हुए जहर निकालता है और उन्हें भुगतान के रूप में पेश करता है। पुजारिन इस पेशकश से हैरान और उत्साहित दोनों होती है। ज़ेफर शीशियों को सौंपने से पहले उसे चिढ़ाता है और उसे याद दिलाता है कि उन्हें किसी भी संभावित जासूस को न बेचे। अगली सुबह सभी रेड सदस्य मंदिर के सामने इकट्ठा होते हैं। ज़ेफर को वहां सैकड़ों लोगों को देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है, जिनमें मरहम लगाने वाले और नाइट्स भी शामिल हैं। उसे याद आता है कि उसके पिछले जीवन में उनमें से केवल कुछ ही जीवित बचे थे। एक बार जब सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो रेड पार्टी के प्रमुख लूशियस आगे बढ़ते हैं और आधिकारिक तौर पर रेड की शुरुआत की घोषणा करते हैं। इस बार की रेड पार्टी में नाइट्स, गुलाम, इंक्विजिटर्स और इंक्विजिटर्स की निचली शाखा के गुलामों का मिश्रण शामिल है। कुल 86 लोग इस समूह को बनाते हैं। लूशियस को आंशिक रूप से कलंक स्टिग्माटा मार्क के कारण एक सम्मानित स्थान प्राप्त है, जो केवल भगवान के प्रिय लोगों को दिया जाता है। लूशियस को 7 साल की उम्र में यह चिन्ह मिला था। लूशियस यह कहकर रेड सदस्यों को संबोधित करता है कि एक भविष्यवाणी के अनुसार 10 साल के असफल प्रयासों के बाद इस साल वे सफल होने के लिए डेस्टिन हैं। गुलामों को उनकी आज़ादी दी जाएगी। वह यह भी घोषणा करता है कि सभी प्रतिभागियों को 2 सप्ताह के क्रूर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। जैसे ही ज़ेफर चीखों के शिखर पर प्रशिक्षण मैदान की ओर चढ़ता है, वह लूशियस द्वारा इन सबको सम्मान कहने से नाराज हो जाता है। वह जानता है कि कालकोठरी को साफ करना महिमा नहीं बल्कि व्यवसाय है। यह स्पष्ट है कि यह रेड दिव्य उद्देश्य के बारे में कम और सावधानीपूर्वक योजना और वित्तीय समर्थन के बारे में अधिक है। जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ता है, होली प्रीस्टेस ट्रेनिंग गोलेमों का उपयोग करके एक नकली युद्ध का मैदान स्थापित करती है। ज़ेफर और नेड आसानी से प्रशिक्षण बाधाओं को चीरते हुए निकल जाते हैं, सत्र को एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में बदल देते हैं। नेड ज़ेफर को ड्रैगन किंग स्टाइल का उपयोग न करने की याद दिलाता है। निरंतर हीलिंग समर्थन के कारण 2 सप्ताह का प्रशिक्षण 2 महीने जैसा महसूस होता है। अंततः प्रशिक्षण अवधि का अंत आ जाता है। एक भी व्यक्ति समाप्त नहीं होता है। पुजारी जश्न मनाते हैं, लेकिन नेड अकेला बैठा विचारों में खोया हुआ है। ज़ेफर उसके लिए एक प्लेट लाता है, लेकिन नेड मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे अपनी फुर्ती के लिए अपने शरीर को हल्का रखने की आवश्यकता है। ज़ेफर अपनी प्लेट भी एक तरफ रख देता है और वाइन की एक शानदार बोतल निकालता है। नेड एक गिलास स्वीकार करता है और उसे पीते हुए पूछता है कि ज़ेफर वास्तव में उसके बारे में कितना जानता है। ज़ेफर उसके चेहरे के भाव में बदलाव को नोटिस करते हुए महसूस करता है कि नेड ने अपना विचार बदल दिया होगा। हमारा लड़का नेड के सवाल को सुधार कर जवाब देता है। ब्लड टियर क्या है, यह पूछने के बजाय उसे पूछना चाहिए कि यह कहाँ है और किसके पास है। यह कहने के बाद ज़ेफर झुकता है और नेड के कान में कुछ फुसफुसाता है, कुछ ऐसा जो उसके चेहरे को सदमे से पीला कर देता है। ब्लड टियर एक अवशेष था जो नेड को उसके पिता द्वारा उनकी पारिवारिक रेखा के माध्यम से दिखाया गया था। तलवार ने बाद में उनके परिवार को बैरोन का खिताब दिलाया था। नेड के पिता को विश्वास था कि वह एक महान नाइट बनेगा। हालांकि टेम्पल ऑफ लाइट ने उनकी जायदाद पर हमला किया। उन्होंने तलवार और बैरोनियल खिताब दोनों को जब्त कर लिया। एक ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उनका दावा किया। नेड के पिता ने क्रोध में पुजारी पर हमला किया, लेकिन गार्डों ने उसे चाकू मार दिया। छोटे नेड ने सब कुछ देखा और अपने पिता के लिए चिल्लाया। 12 साल पहले कालकोठरी की सट्टेबाजी के पतन के दौरान टेम्पल ऑफ लाइट ने उच्च कीमत पर बेकार वस्तुएं बेचकर सबसे अधिक मुनाफा कमाया था। नेड के पिता उन निवेशकों में से एक थे जिन्होंने सब कुछ खो दिया। पुजारी ओल्डेन, जो नेड के पिता के करीब था, ने उसे धोखा दिया। उस दिन से नेड का एकमात्र लक्ष्य बदला लेना और टेम्पल ऑफ लाइट को नीचे गिराना था। वर्तमान में वापस नेड को विश्वास नहीं हो रहा है जब ज़ेफर ने खुलासा किया कि उनके मास्टर के पास ब्लड टियर तलवार है। ज़ेफर के अनुसार मास्टर ने यह भी खुलासा किया कि डीमन लॉर्ड के 12 प्रेरित गुप्त रूप से संगठन चला रहे हैं, जबकि मंदिर के भीतर उच्च पदस्थ पुजारियों के रूप में भेष बदले हुए हैं। ज़ेफर ने उसे यह भी बताया कि मास्टर ने उससे झूठ बोला था जब उसने बदला लेने में उसकी मदद करने का वादा किया था। नेड को एहसास होता है कि उन्हें शुरू से ही हेरफेर किया गया है।
मास्टर केवल उनसे दिल को पुनः प्राप्त करना चाहता है ताकि वह उसे नेता को सौंप सके, जिससे नेड को बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। नेड खोया हुआ महसूस करता है और अनिश्चित है कि आगे क्या करना है। रेड पार्टी गिरी हुई राजकुमारी के मकबरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। भीतर वे काल कोठरी के पहले माले पर कदम रखते हैं, जो पहले ही शुद्ध किया जा चुका है। काल कोठरी में कुल 9 माले हैं। लूशियस के चाचा, तीसरी पैरिश के हेड प्रीस्ट, को केंद्रीय पैरिश से सुदृढ़ीकरण मिलते हैं। हेड प्रीस्ट इस बात से अनजान रहता है कि केंद्रीय पैरिश का नेता ओल्डेन वास्तव में डीमन लॉर्ड का एक गुप्त उपासक है। रेड पार्टी कंकालों की अंतहीन लहर को चीरते हुए आगे बढ़ती है। ये अंडरवर्ल्ड जीव गिरी हुई राजकुमारी उरीटीसी, जो कभी इतिहास की सबसे महान जादूगरनी थी, की उपस्थिति के कारण लगातार दिखाई देते हैं। वे विशाल हड्डी के गोलेमों का सामना करते हैं। मैटियस, जो चुपचाप प्रार्थना कर रहा था, एक एकल शक्तिशाली वार से गोलेम को नीचे गिरा देता है। कंकाल जादूगर के दिखने पर लूशियस अपने चमकदार भाले और ढाल को चलाते हुए कदम रखता है और एक विशाल पवित्र बीम छोड़ता है जो मकबरे और जादूगर दोनों को नष्ट कर देता है। ज़ेफर और नेड भी चमकते भाले की सरासर शक्ति से दंग खड़े हैं। 8वें माले को साफ कर दिया गया है और समूह रात के लिए वहां डेरा डालने का फैसला करता है। जबकि अन्य आराम करते हैं, ज़ेफर चुपचाप पास की एक दीवार की जांच करता है और अंततः उसे एक छिपी हुई चीज मिल जाती है। एक अस्थायी बैठक कक्ष में लूशियस 9वें माले के बारे में अन्य प्रमुख सदस्यों को जानकारी देता है। वह प्रस्ताव करता है कि वे समाधियों को साफ करें, यह तर्क देते हुए कि पिछली रेड शॉर्टकट लेने के कारण विफल रही थी। अचानक बैठक रेड पार्टी से दूर की चीखों से बाधित होती है। उन पर सहॉग द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए पालतू राक्षस द्वारा हमला किया जा रहा है। इस बीच ज़ेफर अभी भी दीवार का निरीक्षण कर रहा है, पत्थर में जड़े एक छिपे हुए पहिए को खोजता है। जैसे ही वह तंत्र को घुमाता है, पूरी काल कोठरी हिलना शुरू कर देती है। फर्श और दीवारें इंटरलॉकिंग क्यूब्स की तरह हिलती हैं, जिससे एक विशाल परिवर्तन होता है। मैटियस ने एक गुप्त सभा में खुलासा किया था कि लूशियस की योजना स्टेक ऑफ फेथ का उपयोग करके बॉस के कमरे का दरवाजा खुला रखने की थी और उसने हमले समूह को लूशियस को खत्म करने का निर्देश दिया था। नेड को ड्रैगन हार्ट चुराने और भ्रष्ट जीव को जगाने के लिए सौंपा गया था ताकि अराजकता फैलाई जा सके। उन्हें स्लेव मार्क को अक्षम करने के लिए विशेष दवा और भ्रष्ट राक्षसों को बुलाने के लिए ओकारिना बांसुरी भी मिली थी। ज़ेफर मूल कार्यक्रम से बाहर काम करते हुए बांसुरी का उपयोग करता है और जिससे व्यापक दहशत और अराजकता फैल जाती है। जब नेता उसे नोटिस करते हैं तो वह दीवार में बने एक गुप्त पहिए को घुमाता है, जो कालकोठरी की आंतरिक संरचना को यादृच्छिक रूप से बदलता है, जिसका वह अपने फायदे के लिए उपयोग करता है। लूशियस उसे डीमन लॉर्ड उपासक होने का संदेह करते हुए स्लेव मार्क के बल कमान का उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन कमान विफल हो जाती है। मैटियस को एहसास होता है कि ज़ेफर ने जरूर विशेष दवा ली होगी। गुस्से में मैटियस अपनी तलवार को शक्तिशाली ऊर्जा से चार्ज करता है, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, नेड एक फ्लैश में दिखाई देता है और अपनी लचीली तलवार का उपयोग करके उसकी बांह को काट देता है। मैटियस अविश्वास में खड़ा है, यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि नेड भी उसे धोखा दे रहा है। लूशियस भी अपने भाले से पवित्र बीम जारी करता है, लेकिन ज़ेफर इसे आसानी से चकमा देता है, जो उसकी शक्तिशाली लत पर क्षमता का परिणाम है। नेड ज़ेफर की मदद कर रहा है क्योंकि ज़ेफर ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने मूल योजना का पालन किया तो वह मर जाएगा। ज़ेफर ने समझाया कि एक विशेष तकनीक के बिना ड्रैगन हार्ट को अवशोषित करने की कोशिश घातक होगी। उसने यह भी चेतावनी दी कि ओल्डेन और डीमन लॉर्ड उपासक उसका पीछा करेंगे। नेड को पता चलता है कि ओल्डेन उसका लंबे समय का प्रतिद्वंद्वी डीमन लॉर्ड उपासकों के नेताओं में से एक था और उसके पिता का हत्यारा भी। बदला लेने की उसकी इच्छा तेज हो जाती है। ज़ेफर नेड को आवाज देता है क्योंकि उसकी मजबूत लक स्किल में केवल 15 सेकंड बचे हैं। वे बॉस के कमरे के दरवाजे की ओर भागते हैं। वारपाल के हमले को चकमा देते हुए वे दरवाजे में एक संकीर्ण उद्घाटन नोटिस करते हैं। मंतर में केवल 3 सेकंड बचे होने के साथ वे गैप की ओर भागते हैं और मुश्किल से समय पर अंदर पहुंचते हैं। एक बार अंदर, नेड यह देखकर हैरान है कि कमरा खाली है। बॉस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक एक शक्तिशाली आवाज कक्ष में गूंजती है, जो उन्हें चेतावनी देती है। बाहर लूशियस अपनी आंखों के ठीक सामने स्लेव मार्क को बेअसर होते देखकर अविश्वास में रहता है और डीमन लॉर्ड उपासकों के छिपे होने का संदेह करता है। नेड के मैटियस के तहत काम करने की बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। मैटियस लूशियस को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है,
लेकिन लूशियस उसके कार्य के माध्यम से देखता है और तुरंत उनके स्लेव मार्क्स को सक्रिय कर देता है, जिससे वे उसके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैटियस खुद को घिरा हुआ पाता है। लूशियस उसमें गहरी निराशा व्यक्त करता है। बॉस के कमरे में वापस नेड राजकुमारी के सामने खड़े होने पर स्तब्ध है, जो बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसकी आभा में फंसकर नेड उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन ज़ेफर उसे रोक देता है। नेड को एहसास होता है कि उसे एक जादू के घेरे के जाल में फंसाया गया था। राजकुमारी का स्वरूप एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान में मुड़ जाता है, क्योंकि वह राक्षसी रूप में बदल जाती है। वह डार्क हैंड नामक एक कौशल का उपयोग करना शुरू कर देती है, जहां उसके बुलाए गए हाथ अपने लक्ष्यों से माना और सहनशक्ति को अवशोषित करते हैं। ज़ेफर को उस पर मंडरा रही ऋण के देवता के लोहे की दीवार कौशल का दबाव महसूस होता है। लूशियस मैटियस पर चिल्लाता है कि उसने 10 साल का काम फेंक दिया। मैटियस जानता है कि वह पकड़ा गया है और लूशियस को मारना ही उसका एकमात्र रास्ता हो सकता है। वह गुप्त रूप से अपने इम्पोस्टर्स को संकेत देता है और लूशियस को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। लूशियस उसके कार्य के माध्यम से देखता है और तुरंत स्लेव मार्क्स को सक्रिय कर देता है। एक क्रूर लड़ाई के बाद अनगिनत गुलाम अपनी जान गंवा देते हैं और समूह मैटियस को फंसाने में कामयाब होता है। जैसे ही गुलाम गिरते हैं, उनके शरीरों से डीमन लॉर्ड चिन्हित कीड़े निकलते हैं, जिसे लूशियस देखकर मैटियस में गहरी निराशा दिखाता है। मैटियस अब पवित्र जंजीरों में बंधा हुआ सदमे में है कि लूशियस से लड़ना कितना मुश्किल था। वह अचानक हिंसक रूप से खांसना शुरू कर देता है और अपने मुंह में छिपा एक छोटा पत्थर प्रकट करता है, एक डीमन लॉर्ड द्वारा चिन्हित। वह इसे अपने दांतों के बीच कुचल देता है और एक तेजी से परिवर्तन से गुजरता है, जंजीरों को तोड़ देता है। यह पत्थर रहस्य उद्घाटन का पत्थर स्टोन ऑफ रेवलेशन है, जो उपयोगकर्ता को एक राक्षस में बदल देता है, जिसका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई अन्य विकल्प न हो। मैटियस को अब कोई पछतावा महसूस नहीं होता है। लूशियस उसके परिवर्तन को देखते हुए तुरंत घबराता है और अपने पुजारी को हमला करने का आदेश देता है। हेड प्रीस्ट सभी सहयोगियों के आंकड़ों को बढ़ावा देने के लिए एक मंत्र डालता है और वे राक्षस पर एक पूर्ण हमला शुरू करते हैं।